सोचा है कि सेल के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो भोजन हम खाते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन वगैरह, वो सब आते कैसे हैं सेल के अंदर। क्योंकि सेल तो फॉस्फोलिपिड के दीवार से चारों ओर से घिरा रहता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि बिल्कुल टनल की तरह काम करते हैं सेल के अंदर मॉलिक्यूल को डिलीवर कराने के लिए। पर ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल आता कैसे है। देखिए, सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक होता है नॉन मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्टेशन। ये पहला प्रकार है सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद कुछ छोटे छोटे गैप मौजूद होते हैं ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फेट के बीच में। उनमें से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को पार करके सेल के अंदर आ जा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मॉलिक्यूल लिपिड में आसानी से घुल सकते हैं। क्योंकि ये मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर पाते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बिना एनर्जी के सहायता से होता है। दूसरा टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सब्सटेंसेस को आसानी से सेल के अंदर आने जाने में मदद करते हैं। जैसे कुछ लार्ज मॉलिक्यूल हो गए जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को भेद कर मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकते हैं, वही मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। पर इसमें एक कैच है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के साथ काम करते हैं। मतलब जब भी मॉलिक्यूल इन प्रोटीन चैनल का इस्तेमाल करके सेल के अंदर या बाहर जाते हैं तो इसमें एनर्जी खर्च होती है एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप का होता है। एक वो जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और दूसरा वो जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे एक्टिव सेल ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, चूंकि इसमें मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए प्रोटीन चैनल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन चैनल भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पंप, एक होता है चैनल और एक होता है कैरियर। पंप क्या होता है, ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करता है। मतलब इसमें अपहिल मूवमेंट होता है। जहाँ पर लो कंसंट्रेशन होता है वहाँ से मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मतलब बिल्कुल अपोजिट। इसीलिए इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस से मिलता है, इसीलिए इसे पंप कहा जाता है। दूसरा होता है चैनल। चैनल एक सिंपल टनल की तरह होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रकार का प्रोटीन जो कि 2 प्रकार का होता है। एक जिसे कहा जाता है पोर, जो हमेशा खुला रहता है। इसमें आयन आसानी से चैनल मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार आ जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है पोरिन और एक्वापोरिन। और एक होता है गेटेड चैनल। इस चैनल के गेट हमेशा खुले नहीं रहते हैं। इनमें एक खास प्रकार का लिगेंड या वोल्टेज के संपर्क में आने पर यह गेट खुलता है और आयन्स चैनल के थ्रू मूवमेंट कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जो कि न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है कैरियर्स। ये बहुत ही स्पेशल किस्म का चैनल होता है प्लाज्मा प्रोटीन। इनमें 2 गेट होता है और दोनों गेट कभी भी एक साथ नहीं खुले रहते हैं, एक एक करके गेट खुलता है। पहले एक गेट खुलता है जो कि मॉलिक्यूल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये गेट बंद होता है। फिर दूसरा गेट खुलता है और मॉलिक्यूल को दूसरे साइड डिलीवर कर देता है। या इसे ऐसे समझिए कि ये अपने शेप में चेंज करके मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड डिलीवर कराता है। ये भी 3 प्रकार का ही होता है। एक होता है यूनिपोर्टर, जो एनर्जी यानी एटीपी का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल को केवल एक डायरेक्शन में मूव कराता है, वो भी केवल एक तरीके के पर्टिकुलर पार्टिकल को। दूसरा होता है सिम्पोर्टर। इसमें भी कैरियर एटीपी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके 2 मॉलिक्यूल को एक साथ एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाता है। और तीसरा होता है एंटीपोर्टर। इसमें भी एटीपी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, इसीलिए इसे एंटीपोर्टर के नाम से जाना जाता है। मुझे पता है कि इतना सब कुछ जानकर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन प्रोटीन चैनल को आप अलग से समझिए, सेल ट्रांसपोर्टेशन क्लासिफिकेशन से अलग। अभी मैंने आपको बताया कि मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव और पैसिव 2 प्रकार का होता है। पैसिव में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। पैसिव में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसी चीजें आती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आयंस या मॉलिक्यूल का मूवमेंट प्रोटीन चैनल्स के थ्रू होता है। इसका एग्जाम्पल हमारे गट में फ्रक्टोज का अब्जॉर्प्शन है, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। और ऑस्मोसिस में वाटर का फ्री मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। जब एक सोल्यूशन में
सॉल्यूट यानी साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हायर हो जाता है। वही एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में मेनली कैरियर का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। वही कैरियर प्रोटीन जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में यूनिपोर्टर का इस्तेमाल होता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एंटीपोर्टर और सिम्पोर्टर का, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। सिम्पोर्टर का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे भोजन पचने के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अब्जॉर्प्शन एंटेरोसाइट के अंदर सिम्पोर्टर के थ्रू ही होता है। और एंटीपोर्टर का सबसे अच्छा उदाहरण सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर है। अब देखिए, इसी तरह से हमारे सेल के अंदर में तीसरे प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वेसिकल्स का। वेसिकल्स फास्फोलिपिड के मेम्ब्रेन का बना हुआ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मटेरियल भरा रहता है और ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन में फ्यूज होकर या तो मटेरियल को सेल के बाहर की ओर एक्सपेल कर देते हैं या अंदर की ओर। जब वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ मटेरियल सेल के अंदर फ्यूज हो जाता है तो इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस भी दो प्रकार का होता है, फैगोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड मटेरियल जैसे बैक्टीरिया वगैरह एक वेसिकल्स के अंदर एनवलप होकर मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर सेल के अंदर जाते हैं जहां पर लाइसोसोम इन्हें डिग्रेड करता है। और दूसरे प्रकार का एंडोसाइटोसिस होता है पिनोसाइटोसिस, जब लिक्विड मटेरियल वेसिकल्स के थ्रू सेल के अंदर आता है। ये तो हुआ एंडोसाइटोसिस की बात। अब ये जान लेते हैं जब यही वेसिकल्स सेल के अंदर प्रोसेस होकर सेल से बाहर क्यों निकलते हैं तो इसे क्या कहते हैं। सेल से बाहर वेसिकल्स के बाहर निकलने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है न्यूरॉन, जहां पर न्यूरॉन के एंड पर न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं साइनेप्स पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा पाया हूं।